ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो पांचवी क्लास थी हमारी, वहां पे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कवर कर ली थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने आरएलवीपी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर देख लिया था। इसके अलावा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा था। अब हमें आज स्टार्ट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ हमें देखना है। चलिए तो देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ध्यान से सुनना सभी लोग, अपनी कॉपी और पेन निकाल लो। फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये? देखिए, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। इसी डायग्राम में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया है, बीच में से सेपरेट आउट कर दिया है। एक तरफ सॉल्वेंट रखा हुआ है, एक तरफ सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ सॉल्वेंट रखा हुआ है, एक तरफ हमारे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है। आप लोग ऐसा समझ लो यार, इसको सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें, आप लोग ऐसा समझ लो कि अपने पास भैया पानी है। पानी हमने इस साइड रख दिया, ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। इस साइड जो है, इस साइड हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है? यहां पर भी आप लोग पानी, पानी में कुछ मिला दो, या तो नमक मिला दो या शक्कर मिला दो, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे हमारे पास शक्कर भी है, साथ में पानी है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, शक्कर जो होती है पूरी तरीके से इसमें घुल जाती है। आप लोग कुछ और ले सकते हो, यहाँ पे यूरिया ले सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे पानी साथ में यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरी तरीके से घुलते नहीं है इसमें। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल उनको बोलते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, लेकिन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐसे बोलते हैं जो पूरी तरीके से घुलते नहीं है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब होगा क्या यार, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है, तो पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ पे हमने एक एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो मेम्ब्रेन है ये। मेम्ब्रेन, या फिर आप लोग हिंदी में बात करें तो छन्नी है। जैसे हमारे पास चाय छन्नी होती है ना, उस टाइप से छन्नी है हमारे पास। जिस तरह से चाय छन्नी होती है, उसमें छोटे 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 होल्स होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमने मेम्ब्रेन लगा रखी है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे। यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे होल्स हैं। अच्छा, होगा क्या, यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरफ मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरफ जाएंगे और इस तरीके से आ जाएंगे। जो पार्टिकल्स हैं इस टाइप से यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरफ आने लगेंगे। अच्छा, यहां पे ये चीजें चल रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स इस तरफ आ रहे हैं, आपको इन्हें रोकना है। क्या करना है? आपको रोकना है कि इस तरफ ना आए। तो जो आप प्रेशर यहां से लगाओगे, ये दिख रहा है आपको, ये आप लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर आप लोग जब लगाओगे इस साइड से, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप लोग लगाओगे ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो है इस साइड आने का, वो रुक जाए, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से सुन लो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं इनको रोकना। अगर आप इनको रोकना चाहते हो इस तरफ से, तो आपको इधर प्रेशर लगाना पड़ेगा। यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो ये रुक जाएंगे इधर आना। तो बस जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लोग लगा रहे हो, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ में? चलो, पढ़ लो अभी से ध्यान से। वेन अ प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, एंड इट्स सॉल्यूशन, एक तरफ उसका सॉल्यूशन है, विथ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। एट सेपरेटेड विथ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक हमने मेम्ब्रेन लगा रखी है जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, या फिर आप पोर्स बोल सकते हो। देन सॉल्वेंट पार्टिकल पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। तो हमारे पास सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मूव ऑन करेंगे। किस तरफ मूव ऑन करेंगे? सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, सॉल्वेंट की साइड से। इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है? हमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये जो प्रोसेस आपने देखी, इसको नाम हमने दे दिया ऑस्मोसिस। एक वर्ड में हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस हो रही थी उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन साइड, उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लो यहाँ पे, द एक्स्ट्रा प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लोग लगाओगे, एक्सर्टेड ओवर द सॉल्यूशन साइड, किस साइड लगाओगे? सॉल्यूशन साइड पे लगाओगे। विच स्टॉप ऑस्मोसिस, जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे, उसे हम लोग बोलते हैं भैया ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको डिनोट किया जाता है पाई से, पाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी।
आप लोग डायरेक्ट इसे याद कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू CRT, या फिर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि पाई जो हमारा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा सॉल्यूट की, इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और आप लोग जानते हो जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं एंड एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे R बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है खत्म। आप लोग अपने अपने लेवल पे लिख सकते हो, इसे समझ सकते हो, समझना बहुत आसान है। ये 3 नंबर में आता है तब भी आप लोग लिख सकते हो, 4 नंबर में आता है तब भी आप लोग डायग्राम बड़ा बना के इनको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके लिख सकते हो आराम से। आपको आप लोग इसको 1.5 पेज में आराम से लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो ये चीजें होगी आपके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद आता है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, लेकिन इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। बाकी किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना, आरओ जो होता है हमारा, आरओ वही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। बाकी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, नई हेडिंग हमारे पास आ चुकी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो सभी लोग, जब भी हमारे पास आइसो लिखा होता है, आइसो, आइसो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, सिमिलर या फिर सेम आप लोग बोल सकते हो बस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू। अगर दोनों का प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर P1 और P2, दो अलग अलग सॉल्यूशन का अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि भैया दोनों आपस में क्या है, आइसोटोनिक है, दोनों आपस में क्या है, आइसोटोनिक है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इस चैप्टर की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है। आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है वो देख लो आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से डेफिनेशन लिख दोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखोगे, एग्जाम्पल आप लोग के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल लेके आए हैं, एग्जाम में यही आता है। 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हमारे पास नमक का घोल होता है NaCl। नमक का घोल आप लोग कितना परसेंट लीजिए, 0.9% लीजिए। कितना परसेंट, 0.9%, मतलब 1% से भी कम। वो जो रहेगा उसका जो वेपर प्रेशर आएगा, नमक का जो वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बोल रहे हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर जो बनेगा वो किसके आइसोटोनिक होता है, किसके बराबर होता है, तो हमारे खून में जो कार्पसल्स होती है, ब्लड कार्पसल जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन ब्लड कार्पसल, उसका जो प्रेशर होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। एचबीसी के बराबर होता है सॉल्यूशन ऑफ 0.9% ऑफ NaCl। ये आप लोग एग्जांपल लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो फिर आगे भी चीजें हैं, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहीं पे फिनिश हो जाता है। बताने को बता सकते हो भैया, जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 होता है वो इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 के, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन 1 इज इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन 2, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद दो टॉपिक और आते हैं हमारे पास, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ताकि अगर 3 नंबर में आ जाए तो आप लोग ज्यादा चीजें इसमें लिख सको। एक होता है हमारे पास हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइप हाइपोटोनिक का मतलब होता है पाई 1, मतलब प्रेशर 1 जो होगा वो कम होगा, प्रेशर 2 ज्यादा होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सामने वाले का ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये हाइपोटोनिक है। और हाइपरटोनिक का मतलब होता है पहले वाले का वेपर प्रेशर, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना, ठीक है। तो ये सिंपल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। बाकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको हम अलग से करा देंगे, वहां पे भी देख लेना भले ही। तो दो टॉपिक हमने देख लिए, सबसे पहले हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो ऑब्जेक्टिव में आपको करा देंगे, वहां पे पढ़ लेना, इतना काफी रहेगा। बाकी ज्यादा चीजें इसमें नहीं है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर में, सॉरी वेंट ऑफ फैक्टर में। आगे हमारे पास आता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसको फिनिश करते हैं फटाफट। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, देखो ये जो टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अगर आप लोग कहीं और से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देंगे तो याद हो जाएगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, दो लिक्विड है हमारे पास, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, विच बॉयल एट वन टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। तो हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो कि क्या होते हैं,
जो कि बॉईल होते हैं एक ही टेम्परेचर पे। इसका टेम्परेचर आप लोग मान लीजिए T1, तो इसका टेम्परेचर भी कितना होगा, T1। एक ही टेम्परेचर पे ये बॉईल होंगे, एक ही टेम्परेचर पे ये उबलेंगे, ठीक है। सो लिक्विड 1 और लिक्विड 2, विथाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, और इनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्सटर्नल चेंज कोई भी नहीं आएगा इसमें। ये हम लोग बोलना चाहते हैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल आप लोग ले लो, वैसे अलग अलग होता है लेकिन आप लोग समझने को समझ सकते हो। इधर पानी ले लो, इधर दूध ले लो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कंडीशन मानना, वैसे इक्वल नहीं होता है लेकिन आपको समझाने के लिए बस बता रहे हैं कि यहाँ पे आप पानी को उबालते हो, ठीक है, यहाँ पे दूध को उबालते हो, ठीक है, मतलब गर्म करते हो। तो जब गर्म करोगे तो हम अब बोल रहे हैं कि सेम टेम्परेचर पे आप गर्म कीजिए, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे तो पानी उड़ जाता है और दूध में जो होता है पानी वो भी उड़ जाता है, बट आप लोग एग्जाम्पल समझने के लिए समझ सकते हो। अगर यहाँ पे भी हमारी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये हमारे पास एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो गए। अब इनका जो मिक्सचर बनेगा वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। ऐसे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हो, अब याद कर लेना ये डेफिनेशन। उसके बाद टाइप की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। एक होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। एक होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। समझते हैं इसे। एक होता है लो, एक होता है हाई। लो बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो लिखना चाहो तो। हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोटोपिक मिक्सचर। इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो। चलो फटाफट से देखिए और खत्म करते हैं इस टॉपिक को भी। लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल है, या फिर इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से, सच सॉल्यूशंस विच रिप्रेजेंट पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स राउल्स लॉ। अब आपने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पढ़ी थी राउल्स लॉ की। इधर था पॉजिटिव डेविएशन, इधर था हमने नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएट होते हैं, पॉजिटिव में आप लोग लिखेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना, ये ट्रिक बन जाएगी यहां से इस तरीके से कि पॉजिटिव में आएगा लो और नेगेटिव में आएगा हाई, हाई बॉइलिंग पॉइंट, बस। उसके बाद जो एग्जाम्पल आपने वहां पे याद किया था एसीटोन प्लस CS2, वही आपको यहाँ पे छाप देना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या याद किया था आपने, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब वहां पे याद कर लोगे तो यहाँ की मेहनत बच जाएगी, यहाँ पे याद कर लोगे तो वहां की मेहनत बच जाएगी। ये होते हैं बस। लो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास आता है पॉजिटिव डेविएशन, हाई में आता है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। और इसके अलावा बात करें अगर हम लोग एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल तो आप लोग अब याद कर ही लेना, एसीटोन प्लस CS2 हो गया लो का, और हाई का क्या हो गया, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। याद कराया था ना आपको ये यहाँ पे कल की क्लास में, वही हमारे पास, ये देखो, एसीटोन प्लस CS2 हो गया पॉजिटिव का, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया हमारे पास नेगेटिव का। तो आपका ये पांचवा पॉइंट भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचता है लास्ट टॉपिक, लास्ट या सेकंड लास्ट हम लोग बोल सकते हैं, इसके बाद कोई टॉपिक तो नहीं है। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो गया अपने पास, सॉल्युबिलिटी बचता है हमारे पास, और सॉल्युबिलिटी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है हमारे पास हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम और उसकी एप्लीकेशन। तो अपन लोग फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे आ जाइए। अब हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, आपको जो इजी लगे वो याद कर लेना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन भी रहेगी, वो भी बता देंगे आपको। हेनरी का नियम क्या है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सब आपको एक साथ समझा देंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें हमने पानी भर दिया, ये पानी हमने भर दिया, ठीक है। अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला कि ठीक है पानी हमने भर दिया, अब आगे क्या। आगे आपको ये करना है कि आप इसमें कोई सी गैस लेके आओगे, या तो आप ऑक्सीजन ले आओ, हाइड्रोजन ले आओ, नाइट्रोजन ले आओ। तो हमने यहाँ पे कोई गैस लेके आ गए, नाइट्रोजन गैस लेके आ गए, ठीक है। ये गैस है हमारे पास, गैस, गैस समझते हो, गैस, ये गैस है। अब आपने बोला ठीक है गैस ले आए, अब यहाँ पे एक पिस्टन लेके आए दबाने का, ठीक है। अब यहाँ से आपने प्रेशर लगाया ऊपर से, और आपने क्या करा, इस गैस को पानी में घोलने की कोशिश करी।
पानी में इस गैस को घोलने की कोशिश करी। तो आप लोग बोलोगे इतना आसान थोड़ी है, गैस पानी में थोड़ी घुलती है। हमने सुना है शक्कर घुल जाती है, नमक घुल जाता है, सॉलिड जो चीजें होती है वो घुल जाती है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर सुना है, लेकिन गैस कैसे घुलेगी पानी में? लेकिन जब आप लोग अच्छा प्रेशर लगाते हो ना, हाई लेवल का प्रेशर, तो वो घुल जाती है किसके अंदर? इस पानी के अंदर। ठीक है, तो solubility ऑफ अ गैस, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas, partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो solubility ऑफ गैस होगी, गैस की solubility को हम लोग मेजर करते हैं जीटा में, मतलब वही हमारे पास मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो वेपर प्रेशर बनेगा उसके, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? इस सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ लिक्विड। बस ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जितना ज्यादा आप लोग प्रेशर लगाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना हमारे पास, या फिर आप लोग ऐसा समझ लो, उल्टा कर दो आप लोग, कि जितना हमारे पास गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे इतनी आसानी से वो घुलने लगेगी। तो यही तो बात हमने आपको यहाँ पे बताई, बस लिखा है उसको हमने यहाँ पे। हम यही बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे उससे क्या होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा, और जितना वेपर प्रेशर हमारे पास आएगा उतना ही हमारे पास क्या होगा? उतना ही हमारे पास मोल, अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो वो इंक्रीज होगी। ये बात हमें किसने बताई थी? हेनरी ने बताई थी, जो हम लोग पहले से जानते हैं भैया, वही हेनरी भाई साहब ने बता दिया हमें। अच्छा, अगर ये याद नहीं होता है, वैसे तो इजी है ये भी, कि solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बस इस तरीके से याद कर लो, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई हेनरी लॉ की। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक तरीका और है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, वही लिखा हुआ है इस तरीके से, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। मान लो गैस हमारे पास क्या है? जी है हमारे पास। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये होता है लिखने का तरीका, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो याद कर लेना। बाकी फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, पूरा समझा देते हैं हम, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट याद कर लो इसे, कि P इज इक्वल्स टू के एच, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का सिंबल के। अब ये जो के एच है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, आप लोग सभी जानते हो। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक इक्वल टू का साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है, जो कि के हो सकता है, आर हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। ये के एच को हम लोग हेनरी का कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरी का कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट के नाम पे हमने इसको रख दिया। कहाँ थे हम लोग? हम्म, तो ये हो गया हमारे पास हेनरी का नियम। अब फटाफट से इसकी एप्लीकेशन देख लो, कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है वो देख लो। फिर हमारा जो चैप्टर रहेगा वो फिनिश हो जाएगा, फिर आपको होमवर्क देंगे कुछ, और कल हम लोग क्या करेंगे उसकी प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। तो हेनरी का नियम हमने समझ लिया, अब बात करते हैं उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। कि चलो, हेनरी का नियम तो हमें समझ में आ गया। अब इसका काम क्या है, कहाँ कहाँ पर देखने को ये मिलता है, वो आप लोग समझिए। तो पहला आप लोग पॉइंट देखेंगे, वेन डीप सी डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, डेप्थ इंक्रीजेज, वेन डीप सी डाइवर्स डेप्थ increases and therefore pressure, the amount of gas dissolved in divers blood will also increase, so for diving they take oxygen tanks diluted with helium gas। समझो यहाँ पे, ये जो हमारे पास समुद्री गोताखोर होते हैं जिसको बोलते हैं डीप सी डाइवर्स, ठीक है, डीप सी डाइवर्स, ये जब समुद्र के अंदर जाते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? समुद्र का जो प्रेशर है, मतलब पानी का जो प्रेशर रहता है उनके शरीर के ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहीं पे बात लिखी हुई है, व्हेन डीप सी डाइवर्स डेप्थ इंक्रीज देयरफॉर प्रेशर, तो वहां पे प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तो जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन डाइवर्स ब्लड विल आल्सो इंक्रीजेस। तो क्या होता है इनके शरीर में, इनके शरीर में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस जो पानी के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है? इनके शरीर में घुलने लगती है, मतलब उनके ब्लड में घुलने लगती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है, और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो प्रेशर के साथ इनके शरीर में घुलने लगती है। ऐसे में क्या होता है, जब वापस सरफेस पे आते हैं ना, वापस डीप सी डाइवर जो है अपने, वो वापस सरफेस पे आएंगे तो उनको अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है। एक बीमारी होती है बेंड, जहाँ पे क्या होता है पूरे शरीर में फुंसियां हो जाती है, और जो गैस होती है ना, गैस अपने शरीर में निकलने लगती है, मतलब एक तरीके से अपने शरीर पे दिखने लगते हैं दाने उसके।
तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग चाहो तो इमेज देख लेना, नेट पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी आप वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। बाकी सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है कि वो गैस का टैंक लेके जाते हैं, अपने साथ साथ गैस का टैंक लेके जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस का टैंक लेके जाते हैं वो इसलिए तो लेके जाते ही जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके। बट इसका एक और फायदा होता है, वो जो ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं, उसमें साथ साथ वो हीलियम गैस मिला के ले जाते हैं, हीलियम गैस को मिला के ले जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ऑक्सीजन ही ले जा सकते थे साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो तो चाहिए ही सही सांस लेने के लिए, अपन ऑक्सीजन तो लेते हैं। लेकिन वो हीलियम गैस इसलिए मिला के ले जाते हैं ताकि क्या हो, उनके शरीर में हीलियम गैस घुले। क्या घुले? हीलियम गैस उनके शरीर में घुले, क्योंकि हीलियम गैस कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हमें। तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि अगर हीलियम गैस अगर शरीर में घुलने लगी तो नाइट्रोजन गैस को रिपल कर देती है। मतलब वो नाइट्रोजन गैस को फिर सरफेस नहीं देती घुलने के लिए, अपने शरीर में प्रेशर लगेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए वो हीलियम गैस को डाइल्यूटेड फॉर्म में ले जाते हैं। डाइल्यूट समझते हो ना, कम मात्रा में। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ जितनी ऑक्सीजन ले जा रहे हैं उतनी हीलियम गैस लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन 99% लेके जा रहे हैं, 99.9% लेके जा रहे हैं, तो कुछ मात्रा में 0.1 मात्रा में वो क्या करते हैं, हीलियम गैस को भी उसके अंदर मिला देते हैं। ऐसे आप लोग समझ के चलोगे तो ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। अब अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये बोलता है हमें कि सोडा वाटर बॉटल्स ऑलवेज पैक्ड विथ हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो, अपनी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोको कोला ले लो, स्प्राइट ले लो, कुछ भी ले लो भले आप लोग, तो सभी में क्या होता है, सभी में लिक्विड तो होता है, लिक्विड के साथ साथ उसमें गैस भरी होती है। जैसे आप लोग उसका ढक्कन खोलते हो ना, तो बिल्कुल प्रेशर से कैसे निकलता है वो, तो वो गैस जो होती है वो हाई प्रेशर के साथ, जब जब फैक्ट्री वगैरह में बनती है ना, ये इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहां पे अच्छे प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर घोल दिया जाता है। मतलब ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस में आ जाती है, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो घुलने लगती है लिक्विड के अंदर। तो जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिक्विड के साथ साथ बाहर आ जाती है। तो ये चीजें होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस दो कारण से भरी जाती है, ताकि एक तो सेफ्टी रीजन से कि भैया अपनी जो लिक्विड है वो खराब ना हो, ज्यादा समय तक चले। दूसरा रीजन होता है इससे टेस्ट इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपन लोग कोको कोला पीते हैं या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो अपनी जीभ पे एक सेंसेशन मिलता है, हमें सेंसेशन मिलता है अपनी जीभ के ऊपर। ठीक है, जब अपन टेस्ट करते हैं तो वो जो सेंसेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। जब किसी लोगों को छाले हो जाते हैं मुंह में, तो कुछ लोग बोलते हैं, डॉक्टर वगैरह भी बोलते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो कोई सी, तो उससे क्या हो, कोल्ड ड्रिंक पीना और मुंह में रखना थोड़ी देर के लिए, उससे क्या होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपकी जो छाले हो रखे हैं जहाँ पे, वहां पे वो रिएक्ट करेगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि लिक्विड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसके अंदर मिली हुई है। आई बात समझ में? तो हाई प्रेशर पे वो मिली हुई होती है, तो यहां पर भी आप लोग समझ सकते हो प्रेशर का खेल। आई बात समझ में? तो ये दो पॉइंट आप लोग याद करके जाना एग्जाम में, इससे ज्यादा वो आप लोग से नहीं पूछेंगे। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन आपको बता दी, साथ में आपको ये बता दिया, हेनरी का नियम बता दिया। इतना काफी है ना? इसके अलावा, इसके अलावा और क्या बच गया जरा देख लेते हैं। बाकी ये पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, इसको देख लेना, ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जो नोट्स हम आपको पढ़ाते हैं वही नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। हमारे खुद के 98 मार्क्स आए हुए हैं केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100। तो यही नोट्स हमने लिख के आए थे, और ये बेस्ट नोट्स हैं, आप लोगों को इससे बेस्ट नोट तो नहीं मिलेंगे। जो हमने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं ना, उस टाइप के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अपने एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हाँ, तो मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर हमने बात नहीं करी इसके ऊपर, लेकिन ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा, वेंट ऑफ फैक्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसी के अंदर आता है, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ोगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा देखो, एक और बात सुन लो आप लोग सभी, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस 99.9% होते हैं। तो आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। हम्म। न्यूमेरिकल की तैयारी हम लोग अलग से करा देंगे। एक काम करेंगे, कोई क्लास नहीं लेंगे इसकी, इसके लिए अपन एक वीडियो बना देंगे 1-1.5 घंटे का। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अपने चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, वो सारे एक साथ करा देंगे। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो। और वैसे भी यार एग्जाम के बीच में हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें लगा कि यार अब टाइम आ चुका है क्लास लेने का, रिवीजन करवाने का स्टूडेंट्स को, तो वहां पे करा देंगे। लेकिन अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप लोग अच्छे लेवल पे ऑब्जेक्टिव लगा लो, अच्छे लेवल पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगा लो। न्यूमेरिकल की टेंशन आप लोग मत लो, न्यूमेरिकल की टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। न्यूमेरिकल तो आप लोग एक दिन के अंदर अंदर सारे कर लोगे, एक दिन भी हम जो ज्यादा बोल रहे हैं। अगर आप लोग
4 घंटे की भी प्रैक्टिस करोगे तो 4 घंटे में आपकी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है। तो न्यूमेरिकल की टेंशन मत लेना आप लोग। बाकी ये जो चैप्टर होता है, ये यहाँ से कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारी इस क्लास में। अब फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं, जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है केमिस्ट्री वाला, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे एक और ग्रुप है हमारा क्विज चैनल वाला, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना। इसमें अच्छे लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो लाइव क्लास में हम पढ़ाते हैं, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं उन्हीं टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आप लोग इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपना लेवल, कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही है। ठीक है। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे ग्रुप की। और क्या चीज़ बताना था आपको, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब एक बात और सुन लो। जितने आपको होमवर्क्स दिए हैं, होमवर्क्स आप लोग सभी कर लेना। इसके अलावा आ, आज हम आपको एक और वीडियो एक और शेयर करेंगे, लिंक, एक सीरीज की लिंक शेयर करेंगे, जो है परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स की लिंक। ठीक है। तो परीक्षा बोर्ड परीक्षा बोर्ड के आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स, ओटीज, विथ वीडियो सॉल्यूशन, और एक चैप्टर का जो वीडियो होगा मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का होगा। तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं क्लास। हाँ चल रही है, ठीक है। सिंपल। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है, उनको तो ऑब्जेक्टिव चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने में आप लोग ऑलरेडी पास हो जाओगे। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि चलो ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही आप लोग ऑब्जेक्टिव्स तैयार करोगे, जिसमें से आपको नाम बता देते हैं जिन चैप्टर्स के आपको ऑब्जेक्टिव करने ही करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये आपको करना ही करना है, इसके ऑब्जेक्टिव आप लोग बिल्कुल करोगे ही करोगे, इसके आपको बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आमीन वाला चैप्टर। आमीन वाला चैप्टर, इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव्स करने ही करने हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको करने ही करने हैं। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इनके तो आपको किसी भी हाल में ऑब्जेक्टिव्स करने ही करने हैं। मान लो आप सारे सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव नहीं करते हो, तो आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर के तो कर लेना। मान लो ये 15 मिनट का वीडियो है, ये भी 15 मिनट का होगा और ये भी 15 मिनट का होगा। तो 15 15 20 15 15 30 30 15 45, तो 45 मिनट आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके अच्छे लेवल पे ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनका टारगेट 95% है, वो लोग तो भैया सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स कर लेना। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की सीरीज की लिंक हम लोग आपके पास शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते रहना। इसके अलावा रिवीजन करा देंगे हम भी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 95 लाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आगे की तैयारी अब आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लासेस तो अपनी चलती रहेगी, बट आप लोग साथ साथ अपनी तरफ से भी एफर्ट्स मारो, क्योंकि 95% लाना कोई हलवा नहीं है। आप लोग सोचो कि बस 7 दिन की क्लास देख के और हम अपनी तरफ से बिना एफर्ट डाले 95 ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट्स हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जो काम आपको दिया जा रहा है वो कर लो बस टाइम पे, तो आप लोग ला सकते हो, और केमिस्ट्री में तो ला ही सकते हो आप लोग। केमिस्ट्री में यार देखो ऐसा है, केमिस्ट्री में परीक्षा बोर्ड से ऑब्जेक्टिव्स, और या फिर आप प्रीवियस ईयर उठा लो, कहीं से भी उठा लो, आ जाते हैं। केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं। बट अगर बात करें फिजिक्स की, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स में नए ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। तो आप जितना हो सके फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम देना, ज़्यादा अलग अलग टाइप के वैरायटी के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट केमिस्ट्री में आप लोग परीक्षा बोध कर लो। एंड देखो, परीक्षा बोर्ड में भी हम सारे ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं आपको। परीक्षा बोर्ड में भी सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव करना है जिनके ऊपर हमने टिक लगा दिया है। परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं फालतू के भी, तो आपको वो सारे नहीं करने हैं, आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जिनको हमने टिक मार्क किया हुआ है। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे यार हमारे पास पीडीएफ नहीं है, वो ऐप में ही पड़ी हुई होगी। वहीं पर आप लोग देख लेना, ये तो दिखा देते हैं आप लोगों को। वो पीडीएफ है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमने करा रखे हैं, तो वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो देखना चाहो तो वीडियो देख लेना। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक आपको काम दे देते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे लेवल पे करनी है, तो ये एक पीडीएफ है जिसकी लिंक, जो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको ऐप पर भी दे देंगे, साथ में आपको यही पीडीएफ
अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे देंगे। तो इस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो निकलवा लेना, या फिर आप लोग खुद से लिख सको तो इसको लिख लेना। और इस प्रिंट आउट, अगर ये आप लोग निकलवा लेते हो प्रिंट आउट और सारी रिएक्शंस को आप याद कर लेते हो, तो आप लोग 95% रिएक्शन कवर कर लोगे पूरी केमिस्ट्री की। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी हमने क्या किया हुआ है, अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका 70 to 80% लाना है, तो आप लोग पूरी रिएक्शन ना करते हुए जो हमने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है, राइट टिक लगा दिया है जिनके ऊपर, वो आप लोग कर लेना। और ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है, पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डबल टिक कर दिया हमने, कि डबल टिक वाली रिएक्शन कर लो, इतना काफी है। तो अगर ये 13-14 पेज की पीडीएफ जो है, ये आप लोग कर लेते हो, तो आपकी रिएक्शन सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, और आपको कैसे यूज करना है वो कल से हम बता देंगे आपको, कि इस चीट शीट को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। तो कल से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपन लोग इतना ही रखेंगे, यहीं तक था आज की क्लास में, बाकी कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो रिकॉर्डिंग को एक काम करते हैं, पॉज कर देते हैं।